वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए करंट अफेयर का सिनारियो। आज 66 बीपीएससी के करंट अफेयर में हम देखेंगे 17 ऑफ जून, यानी कि आज का ये करंट अफेयर कौन कौन से टॉपिक आज के लिए इंपॉर्टेंट है 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग। चूंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हर क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया है इस वीडियो के पीडीएफ में, तो आप उसको भी जरूर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेट, जो कि 17 ऑफ जून के करंट अफेयर से रिलेटेड है। शाम को 6 बजे वाला वीडियो जो छात्र नहीं देख रहे हैं वो प्लीज जाइए देखिए। जी हाँ, वो सारे क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी के पैटर्न पे ही बनाए जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे ये तो डेली बेसिस के करंट अफेयर दिए ही जा रहे हैं। जी हाँ, आपको वीकली और जी हाँ मंथली करंट अफेयर भी दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ईयरली जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी आपको मिलने वाले हैं, वो सभी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सिनारियो। देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर किसको किसको पता है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 40वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। तो ये जीएसटी, जी हाँ जीएसटी की 40वीं बैठक हुई है, तो वो कौन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड पर्सन 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ सी, निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी तत्कालीन अभी वित्त मंत्री भी हैं। जी हाँ, और ये बीजेपी की सरकार से आती हैं निर्मला सीतारमन जी, आप देख सकते हैं इनको तस्वीरों में। और आपको बता देना चाहते हैं इनके बारे में दोस्तों, ये फिलहाल ये इंडियन पॉलिटिशियन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द कॉर्पोरेट अफेयर में भारत की मंत्री हैं, और ये राज्यसभा में भी जी हाँ मेंबर हैं, नोट कर सकते हैं, अपर केस में ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम 2014। जी हाँ, सन 2014 से ये राज्यसभा की भी एक सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, अपर केस में। दोस्तों इनके बारे में सारा डिटेल तो हम जान गए, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो कि इसके अलावे भी ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि गंगापुरम कृष्ण रेड्डी, जो कि एक ऑप्शन था। ये कौन है? ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है और ये अभी फिलहाल स्टेट फॉर द होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, यानी कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आते हैं। दोस्तों इनके बारे में जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन 1 दोस्तों, अनुराग ठाकुर का। जी हाँ, अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं, ये भी मेंबर ऑफ लोअर हाउस के पार्लियामेंट में मंत्री हैं। दोस्तों ये आते हैं हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से। नोट कर सकते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ होती है? तो याद रखिएगा शिमला होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये दोस्तों अगर अनुराग ठाकुर जी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर में भी ये शामिल हैं। दोस्तों ये जो है प्रेम कुमार धूमल, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे एक्चुअली हिमाचल प्रदेश के, उनके ये पुत्र होते हैं। तो इतना काफ़ी है इनके बारे में। और यहाँ पे जो 40वीं बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता जो है सीतारमन जी ने की है, और इसकी जो दोस्तों 39वीं बैठक हुई थी उस अर्थव्यवस्था पर, जी हाँ कोरोना वायरस को लेकर इसके प्रभाव पर यहाँ पे चर्चा हुई थी। ठीक है, तो ये एक जो 40वीं बैठक हुई है अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपडेट किया गया है इस अध्यक्षता को और इस जीएसटी की बैठक को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं पद्मजा राधाकृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों एक प्रसिद्ध क्या थी? डायरेक्टर, पेंटर, डांसर या फिर सिंगर? जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क लगा सकते हैं आप इसके बारे में। बिल्कुल यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, सी इज द पेंटर, श्री पद्मजा राधाकृष्ण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों नोट कर सकते हैं इनके बारे में, यह गीतकार और चित्रकार दोनों ही थी एक्चुअली, पेंटर एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो राधाकृष्णन 68 जी हाँ साल की थी, यानी कि 68 साल में ये दिव्यांग हुई हैं, यानी दिव्यांगत हुई हैं, यानी कि ये स्वर्गवास हो चुकी हैं।
और निर्देशक एमजी राधाकृष्णन की पत्नी भी हैं, जिनका भी निधन ठीक है हो गया है। 2013 की एक मलयालम फिल्म है मिस्टर बीन, उन्होंने उनके गाने के लिए बोल और उसके अलावा यह कई गाने भी लिखे हैं, जिनके पति ने संगीतबद्ध भी किया है। तो ये एक दोस्तों क्या भी हैं, तो चित्रकारी, गीतकारी, जी हाँ, दोनों से संबंधित रखती हैं, यानी कि एक लिरिस्ट भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च इंडियाज मेडन गैस एक्सचेंज टू टैप इनटू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्लीनिंग फ्यूल। ये क्वेश्चन तस्वीर में जिनको आप देख रहे हैं ये कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि स्वच्छ ईंधन से बढ़ती हुई मांग में जो टैप करने के लिए निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो जाहिर सी बात है, अगर ये पहल की जाती है तो मंत्रालय के द्वारा ही की जाती है, और ये मंत्रालय के हैं दोस्तों मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। नोट कर सकते हैं तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ गैस फ्यूल एक्सचेंज के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली में, और इसको 2008 में फाउंड किया गया था। दोस्तों कुछ अपडेट हैं यहाँ पर देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है ये इंडियन पॉलिटिशियन है और करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन द सेकेंड मोदी मिनिस्टर, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में है, और ये इनका तो मोदी 0.2, जी हाँ, ये जो सरकार बनी है, जी हाँ, दूसरा कार्यकाल है इनका, इसमें भी इनको मंत्री बनाया गया है। ही वॉज द प्रीवियसली ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इन द फर्स्ट मोदी मिनिस्ट्री। तो यहाँ से ये इनके बारे में काफी क्वेश्चन बन सकता है कि मोदी 1.0 में इनकी कार्यकाल जो थी वो किस मंत्रालय में थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इन द फर्स्ट मोदी मिनिस्ट्री, और दूसरा तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन द सेकेंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो भारत चाइना के साथ प्राकृतिक गैस के बाद 2021 की मांग का एक महत्वपूर्ण चालक होने की उम्मीद है। जी हाँ, ये कोविड-19 के चलते बहुत सारे बिजनेस जो हैं अभी एक तरह से स्टे लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच में अभी वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे वार्ता भारत और चीन के बीच में युद्ध को लेकर भी हो रही हैं। खैर वहाँ से मतलब नहीं है, बिजनेस अलग एक ट्रिप होता है, लेकिन अगर युद्ध की आशंकाएं बढ़ती हैं तो ये सारे बिजनेस ठप हो सकते हैं, यानी कि बंद हो सकते हैं। अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन होने के नाते भारत का लक्ष्य प्राकृतिक गैस और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना भी होगा, और जो कि कॉप यानी कि जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था 21वां सत्र था इसका, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोस्तों पेरिस किसकी राजधानी होती है? जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है, और फ्रांस की राजधानी होती है दोस्तों पेरिस। यहाँ पे 21वां सत्र जो कि उत्सर्जन में कमी लक्ष्यों को प्राप्त भी करना है भारत को। तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी अगर युद्ध का माहौल नहीं बनता है भारत और चाइना के बीच में। तो इस बजट में दोस्तों हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हैं भारत में गैस बाजार को गहरा बनाने यानी कि उसको आगे बढ़ाकर ले जाने में मदद करेंगी, जिन्होंने वर्तमान में अभी 16,200 किलोमीटर से लेकर 27,000 किलोमीटर तक की राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार करने का एक योजना भी दी है यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने। तो ये एक अपडेट है यहाँ से जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस की तैयारी आज से नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका मेंस ना निकले। जी हाँ, मेंस की शुरुआत आज से कीजिए। अगर आज से आपको पढ़ना है तो जितना वीडियो देखा जा रहा है यहाँ पे दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, आप इसका प्लस कोर्स भी लेकर तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो कि आपको इसके हर एक टॉपिक को क्लियर भी करा रहे हैं। इतिहास में ही बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, एजुकेटर हैं जो कि आपको इसके बारे में एक एक टॉपिक क्लियर करा रहे हैं। या फिर पॉलिटी की बात करें या फिर हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट की बात कर लीजिए तो अलग से यहाँ पे आपको टीचर दिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च बाय द सिविक। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। इन ओवर 500 CGST and the customer offices across India automate in the internal office procedure। अपनी आंतरिक कार्यालय प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए CBIC यानी कि सिविक द्वारा 500 से अधिक CGST
और सीमा शुल्क कार्यालयों में शुरू किए गए आवेदन के नाम क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इकोनॉमिक सेक्टर से है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे भी। थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन जरूर डीपली पढ़िए, ठीक है। इन सभी टॉपिक पे लिखने को आ जाएगा, क्या कीजिएगा? जी हाँ, आंसर करेंगे तो ई ऑफिस कह रहे हैं इसको, ठीक है। इसका आवेदन का नाम क्या है? ई ऑफिस। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने दी है यहाँ पे, आप लोग जरूर इसको नोट कीजिएगा। ई ऑफिस एप्लीकेशन, जी हाँ, एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? जी हाँ, एनआईसी के द्वारा विकसित किया गया है। और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि डीआरपीसी, जहाँ पे लोक शिकायत का एक डिपार्टमेंट होता है, वो इसको सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, ई ऑफिस एप्लीकेशन का मुख्य जो मॉड्यूल है, ये ई फाइल, ऑनलाइन फाइल संबंधित कार्यों को सक्षम करता है, क्योंकि डाक से प्राप्त करना और चिन्हित करना, फाइल का संचालन करना, एक मसौदा पत्र तैयार करना, इसके अनुमोदन करना और हस्ताक्षर और हस्ताक्षरित पत्र का प्रेषण करना, ये सारे काम आपको ई ऑफिस एप्लीकेशन में कंप्लीटली हो जाएंगे। याद रखेंगे, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा और कभी, लेकिन यहाँ से ई ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दिए जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 5 पे आते हैं। दोस्तों, हाल ही में निधन होने वाले माधव पाटनकर, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता थे? आंसर करेंगे यहाँ पे माधव पाटनकर who has passed away, है ना, recently was the father of in-law the chief minister of which state? जी हाँ, वो ससुर थे, पिता समान ही होते हैं, तो लॉ ऑफ फादर इन लॉ ऑफ चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ डी, महाराष्ट्र। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के ससुर जो हैं अभी हाल ही में निधन हो गए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। खैर, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है यहाँ पे, लेकिन मैंने क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कैपिटल महाराष्ट्र का मुंबई है, गवर्नर यहाँ पे भगत सिंह कोश्यार हैं, और इस स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था सन 1960 में 1 मई को। और यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो है दोस्तों 1000 जो लोग हैं बॉयज़ कैंडिडेट, उन पे 929 ही लड़कियां हैं यहाँ पे, तो काफ़ी नीचे है। और लिटरेसी रेट यहाँ पे 82% का अप्रॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जीके में एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। पॉपुलेशन भी पूछता है, तो 11 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है यहाँ पे, 11.5 करोड़ की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया है मैंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण PHED द्वारा दी गई 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज द इनॉग्रेटेड 3 प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? PHED का फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, BPSC में ही। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHED? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये एक दिया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। ये है दोस्तों स्टेट मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में बताता हूँ आपको। जी हाँ, कैपिटल होता है दोस्तों यहाँ पे, देखिए स्टैटिक पॉइंट है ये सारे, है ना। कैपिटल है इम्फाल, और इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 21 जनवरी सन 1972। गवर्नर फिलहाल अभी यहाँ पे है नजमा हेपतुल्ला, और चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह। नोट कर सकते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है स्टेट की, 27 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या बताई जाती है। तो ये स्टैटिक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या तथ्य हैं ये देखिए। मणिपुर में राज्य के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सर्वाधिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग यानी कि PHED के द्वारा 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 3 परियोजनाओं में इम्फाल के पश्चिम जिले में स्थित है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फेज 1 का, और यह पूरे उत्तर पूर्व भारत में एकमात्र ऐसा प्लांट होगा जहां पे इसकी क्षमता 27 mld की है, और इसका निर्माण जो दोस्तों करीब 345 रुपये यहाँ पे करोड़ का है, ठीक है, इट्स नॉट रुपीज,
ओनली। निर्माण जो है 345 करोड़ का लागत के साथ किया गया है, इन करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो बाकी जो दो शेष परियोजनाएं हैं वो इम्फाल के पूर्वी और इम्फाल के पश्चिम में एकत्रित जल आपूर्ति परियोजनाएं के रूप में दिया गया है, उद्घाटन किया गया है। दोनों ही परियोजनाओं का निर्माण जिलों के विभिन्न स्थानों पर पानी को योग्य पानी बनाने में, आपूर्ति करने में उद्देश्य है इसका, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इसके लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है आदेश जारी किया है कि ये सपोर्ट करेगी सरकार को। इन परियोजनाओं का निर्माण बहुत ही जल्द शुरू भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ से इतने अपडेट हैं दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे इस योजना के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा स्टैटिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे आप भी देखिए, आंसर प्लीज कीजिएगा। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। अभी हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप आंसर कर सकते हैं, इनको तस्वीरों में अगर पहचानते हैं। इनका नाम है दोस्तों इम्तियाजुर रहमान, इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इनके बारे में बन सकता है। दोस्तों इम्तियाजुर रहमान एक मुख्य कार्यकारी और अधिकारी के रूप में, जी हाँ, ये इस कंपनी में पूरे समय के निदेशक रहे हैं, एमडी रहे हैं। उनके पास जो है प्रबंधन के, व्यापार के, नेतृत्व के और अग्रणी जितने भी परिवर्तन रणनीतियां होती हैं वो इनके पास कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस भी है। वो 98 में यूटीआई इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के हिस्से के रूप में यहाँ पे यूटीआई समूह में शामिल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में अब नियुक्त किए गए हैं, जी हाँ, इम्तियाजुर रहमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दादा भाई नौरोजी, जी हाँ, उनकी जीवनी पर एक जीवनी किसने लिखी है? एक बायोग्राफी लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के रूप में, जिसका नाम नौरोजी रखा गया है। ठीक है, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी का जो बायोग्राफी पिक बना है और उस पे नाम रखा गया है नौरोजी। तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, दिनायर पटेल इज द राइट आंसर। जी हाँ, इन्होंने ये रखा है नाम, जिसका नाम है दिनायर पटेल। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इनके बारे में सारा अपडेट यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, दिनायर है, एक्चुअली दिनार लिख दिया गया है। दिनायर पटेल दादा भाई नौरोजी की एक जीवनी लिखे हैं जिसका शीर्षक नौरोजी है। और पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जी हाँ, भारत के, इसका पूरा नाम है, देखिएगा, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये पुस्तक का नाम है जिनके बायोग्राफी का। और भारत के हार्पर कॉलेज और यूनाइटेड स्टेट और यूके के हवार्ड्स प्रेस द्वारा जारी भी इसको किया गया है। यहाँ पे दिनायर पटेल जो हैं, इन्होंने भारत के आधुनिक और राजनीतिक इतिहास जो है उसके संस्थापक व्यक्ति के बारे में ये जीवनी लिखी है दोस्तों, जैसा कि दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है यहाँ पे, जिन्होंने पहली बार भारतीय सांसद के रूप में संसद की सेवा की और दुनिया भर में समाजवादियों के लिए यहाँ पे संबंध भी स्थापित किए हैं, स्वशासन की व्यवस्थाएं भी की हैं। इनके बारे में आप इतिहास में जरूर पढ़ते होंगे। तो ये एक अपडेट है छोटा सा यहाँ पे। दिनायर पटेल जो है नौरोजी पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म का, जी हाँ, ये बायोग्राफी लिखे हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। चलिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अभी जी किशन रेड्डी। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है डिवाइस, कौन सा डिवाइस, जिसका नाम बताइए, जो सतह और वायु के रोगाणुओं को 99.9% मार ही देता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा लॉन्च किया गया है किशन रेड्डी जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं हमारे। ठीक है, गृह मंत्री मत समझ लीजिएगा, होम मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी ही हैं। ठीक है, ये हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। और इन्होंने एक डिवाइस का लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों, जी हाँ, इट्स अ डी, जर्मी बैन। ठीक है, जर्मी बैन नाम से होगा, जर्म्स को बैन करना। तो ये सतह और वायु के रोगाणुओं को 99.9% जो है मार देता है, यानी कि 100% समझिए कि खत्म कर देता है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्य जिसको आपको जानना होगा। और ये जो है अलगाव वार्ड, संगरोध केंद्र कोरोना जैसे वायरस को भी मारने में उपयोगी है। तो क्या ये इसका इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्या इसका टेस्टिंग हो चुका है, इसके बारे में बहुत जल्द आपको अपडेट भी मिलेगा। जी हाँ, लॉन्च किया गया है डिवाइस UVC और अन्य BCD घटकों को लेकर, पेंटिंग तकनीक को लेकर यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई। और इंक्यूबेशन सेंटर में जर्मन बैन, ठीक है, जो कि इस डिवाइस का नाम है, इस तरह का कोविड-19 से लड़ने के लिए स्टार्टअप्स द्वारा किए गए विभिन्न अभिनव यहाँ पे समाधानों का साथ आया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट है, लेकिन अधूरा है अपडेट जब तक कि इसका टेस्टिंग कंप्लीटली नहीं कर दिया जाता है, जहाँ हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे वैसे तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी जी ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। आगे इसके बारे में जरूर अपडेट देंगे अगले क्वेश्चन आवर में, जब हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा। UNCTAD, जी हाँ, अनकैड के अनुसार 2019 में विदेशी निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या रही थी? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स B इज द राइट आंसर। जी हाँ, 9th पोजीशन पे रहा है भारत का स्थान 2019 में। दोस्तों नोट कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। अनकैड का ये लोगो है, आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन। जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा, इससे जेनेवा स्विट्जरलैंड है। हेड जो है इसके मुखिया कितियू, और फाउंडर है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ओके, और फॉर्मेशन किया गया था 1964 में, और अभी ये 55 साल का हो चुका है ये संस्था, ठीक है। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो UN है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट भी इसका सब्सिडरीज है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें UNCTAD की, तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ऑनरशिप। ये एक इन्वेस्टमेंट संस्था है जहाँ पे कि कोई भी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉर द बिजनेस पर्पस, ऑनरशिप को कंट्रोल में रखते हुए। ओके, इन द वन कंट्री बाय द इंटायर बेस्ड अनदर कंट्री, किसी एक कंट्री के द्वारा जो कि किसी अदर कंट्री को सपोर्ट कर सके। इट इज दस द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द नेशन ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल। जी हाँ, यहाँ से आप जो कि कोई भी देश अगर अपने से छोटे देशों को सपोर्ट करना चाहे फाइनेंशियली और बिजनेस करना चाहे तो यहाँ से जुड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य भी लिखा गया है। अभी 2019 की बात करें तो भारत ने विदेशी निवेश करीब 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं, जहाँ पे दोस्तों जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन व्यापार एंड विकास फॉर द संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किया था। FDI का यहाँ हस्तक्षेप होता है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का जो बहुत बड़ा बाजार है, इसको देश भर में बाजार की मांग को, निवेशों को पूरा करता है, आकर्षित करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कोविड-19 के चलते 2020 का जो मार्केट है वो भारत का भी बहुत ही सुस्त रहा। विकासशील देशों में अगर देखें दोस्तों तो एशिया क्षेत्र में FDI के लिए भारत जो है सिर्फ 5 स्थानों में रहा मेजबानी के तौर पे, जी हाँ, जो कि अर्थव्यवस्था में शामिल था। रिपोर्ट बताती है कि भारत की सबसे बड़ी दक्षिण एशियाई प्राप्तकर्ता FDI 20% से बढ़कर 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुकी है, जिसने कि देश की ऊपरी FDI प्रवृत्ति को बनाए रखा। अधिकांशतः यहाँ पे निवेश सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और निर्माण उद्योग में भी शामिल हैं। ओके, तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है आज का सिनारियो, जो कि यहाँ पे कुल मैंने आपको 10 प्रश्न दिए थे, जो कि यहाँ पे समाप्त होते हैं। दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कीजिए। और जो भी छात्र BPSC की तैयारी करना चाहते हैं वो अनअकैडमी प्लस कोर्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, फेवरेट एजुकेटर के साथ अपने
वहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलेंगे जो कि आपकी इसकी तैयारी करा रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।